प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जाएंगे कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस हम कार्तीय निर्देशांकों में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे निकालते हैं। पिछली बार हमने डिफाइन किया था जो किसी भी गैस का जो किसी भी सदिश का जो डाइवर्जेंस है, वो डाइवर्जेंस अगर आपने जहाँ सदिश क्षेत्र को लिया है उस सदिश को घेरे हुए जो पृष्ठों से निकलने वाला कुल फ्लक्स प्रति एकांक आयतन कहलाता है इस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, जबकि आपके पास ये जो पृष्ठों द्वारा घेरा गया आयतन है वो कैसा हो, अल्पांश हो। तो अब यहाँ से इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए यानी हमें क्या निकालना है, पहले फ्लक्स निकालना है यहाँ से पृष्ठ से निकलने वाला, और उसके बाद उसको हमें आयतन से डिवाइड करना है। और शर्त क्या है कि जो घेरा गया आयतन है पृष्ठों द्वारा वो कैसा होगा, अल्पांश होगा। तो स्वाभाविक है पृष्ठ भी अल्पांश होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको समझने के लिए कार्तीय निर्देशांकों में डाइवर्जेंस का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, एक हमने घनाभ की कल्पना की है। ये एक घनाभ हमने दिखाया है BCDEFGHI। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि यहाँ हमने जो सदिश माना है वो इसके मध्य में स्थित माना है। इस घनाभ का जो आयतन है वो हमने अल्पांश मान लिया है, इसलिए इसकी जो भुजाएं मानी हैं वो dx dy और dz मानी है। यानी इस घनाभ का जो अल्पांश आयतन होगा वो होगा dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड के बराबर। अब यहाँ पर अगर हम क्या निकालना चाहेंगे, सबसे पहले फ्लक्स का मान, क्योंकि जो डाइवर्जेंस का सीधा संबंध है वो किससे है, फ्लक्स से है। तो सबसे पहले यहाँ मैं देखती हूँ उस घनाभ के कुल कितने पृष्ठ हुए, 6 पृष्ठ हुए। तो x दिशा में इसके कंपोनेंट का मान है सदिश का ax, जो सदिश के कंपोनेंट का मान y दिशा में है वो ay, और z दिशा में जो कंपोनेंट का मान है वो az है। और ये सब कहाँ है, इस घनाभ के केंद्र पर है। अब यहाँ पर एक फ्लक्स जो है वो एक पृष्ठ से तो प्रवेश करेगा और दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि जब BEFG पृष्ठ है, जहाँ से मैंने प्रवेश करता हुआ सदिश दिखाया है, वहाँ से सदिश का x कंपोनेंट प्रवेश करेगा और इसके सामने वाले पृष्ठ से यानी CDIH से ये बाहर निकलेगा। और यानी x, ये हुई आपके पास कौन सी दिशा की बात, x दिशा में। तो x दिशा में जो फ्लक्स प्रवेश करेगा वो पृष्ठ BEFG से प्रवेश करेगा और निर्गत किस दिशा से होगा, पृष्ठ CDHI से, यानी कि आमने सामने के पृष्ठों की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह y दिशा में अगर मैं देखूं तो y दिशा में जो फ्लक्स है वो पृष्ठ BCDE से तो प्रवेश करेगा, और यानी नीचे वाले पृष्ठ से प्रवेश करेगा, और ऊपर वाले पृष्ठ से, ऊपर वाला पृष्ठ कौन सा, FGHI से निर्गत होगा। अब z दिशा की बात करें तो z दिशा की अगर हम बात करें तो BCHG, जो BCHG यानी आपके पास अगर हम BCHG को पृष्ठ को देखें तो पीछे वाला पृष्ठ, तो इस पीछे वाले पृष्ठ से तो ये दिशा में एंटर होगा प्रवेश, और पृष्ठ DEFI यानी ये सामने वाला जो पृष्ठ है मेरे सामने, उससे ये निर्गत होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन 6 पृष्ठों में से 2 x दिशा को निरूपित करेंगे, 2 y दिशा को और 2 z दिशा को। और x दिशा में एक पृष्ठ से प्रवेश करेगा और तो सामने वाले से निर्गत होगा। इसी y दिशा में एक पृष्ठ से प्रवेश करेगा तो उसके सामने वाले पृष्ठ से निर्गत होगा, और इसी तरह z दिशा में एक पृष्ठ से प्रवेश करेगा तो उसके सामने वाले पृष्ठ से निर्गत होगा। तो इस तरह से पृष्ठ से हमारे पास किस तरह से फ्लक्स प्रवेश करेगा और किस तरह से निर्गत होगा, ये हमने आपको बताया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि घटक जो हमने कंपोनेंट सदिश में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स निकलेगा कितना, ये तो हमने बताया कि कहाँ से फ्लक्स प्रवेश करेगा और कौन से पृष्ठ से निकलेगा, लेकिन अब ये मान कितना होगा इस फ्लक्स का, इस मान को बताने के लिए सबसे पहले मुझे सदिश का मान चाहिए। तो उस मान को निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सदिश घटक के जो x दिशा में परिवर्तन की दर है वो डेल एक्स है, y दिशा में जो परिवर्तन की दर है डेल वाई है, और जो z दिशा में परिवर्तन की दर है वो डेल AZ अपॉन डेल Z है। यानी इनके x y z कंपोनेंट के परिवर्तन कॉरस्पॉन्डिंगली x y z दिशाओं में इनके परिवर्तन की दर को बताते हैं। अब हमें निकालना है कि इन पृष्ठों पर घटक कितना होगा, क्योंकि फ्लक्स का मान जब हम निकालते हैं तो सदिश इंटू पृष्ठ क्षेत्रफल करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें चाहिए कि इन पृष्ठों पर सदिशों के मान कितने होंगे। तो सबसे पहले पृष्ठ BEFG पर अगर मैं देखूं तो पृष्ठ BEFG पर मैं सेंटर से चल के जाऊंगी, क्योंकि सेंटर पर मेरा घटक कितना है, AX है।
तो वहाँ से चलकर जब मैं इस पृष्ठ पे जाती हूँ और इस पृष्ठ पर जाने के लिए मुझे दूरी तय करनी पड़ती है माइनस की दिशा में dx/2, यानी x दिशा में मैं नहीं चलूँगी इस पृष्ठ की ओर चलने के लिए। इस पृष्ठ की ओर जाने के लिए मुझे -x दिशा में चलना पड़ता है। और वो दूरी कितनी तय करनी पड़ती है, क्योंकि मैं सेंटर से जा रही हूँ इसलिए इस पृष्ठ तक आने पे मुझे दूरी तय करनी पड़ती है माइनस की dx/2। इसलिए सदिश का जो घटक का मान हो जाएगा वो हो जाएगा ax माइनस डेल ax dx इंटू dx/2। यानी मान यहाँ पर ax तो था ही सही सेंटर पे, लेकिन अब जब हम एक दिशा में चलते हैं तो सदिश में परिवर्तन भी हुआ और उस परिवर्तन की दर डेल एक्स थी। और कितनी दूरी तय की मुझे इस परिवर्तन को देखने के लिए, माइनस के dx/2। इसलिए पृष्ठ BEFG पर जो सदिश घटक का मान हो जाएगा वो हो जाएगा ax माइनस डेल एक्स dx/2। अब इसी तरह इसके सामने वाले पृष्ठ पे जब मैं जाती हूँ तो CDHI पृष्ठ पर चलने के लिए मुझे x दिशा से, सेंटर से चलकर अगर मैं चलती हूँ x दिशा में, तो मुझे dx/2 दूरी प्लस की तय करनी पड़ती है। इसलिए आपके पास इस पृष्ठ पर सदिश घटक का मान हो जाएगा ax प्लस डेल एक्स dx dx/2। अब इसी तरह हम मान निकालते हैं कि y दिशा में अगर मैं चलूँ तो पृष्ठ BEFG से जो इसी तरह से अगर हम देखें तो इसका मतलब अगर मैं पहले y दिशा की बजाय जाने की बजाय हम क्या करते हैं, पहले x दिशा में कुल निर्गत फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो BEFG से जो कुल फ्लक्स प्रवेश करेगा, अब ये सदिश का मान मुझे पता चल गया है। अब इस सदिश के मान को मैं किससे गुणा करती हूँ, पृष्ठ क्षेत्रफल से गुणा कर देती हूँ। और ये सदिश का मान है x दिशा में और पृष्ठ क्षेत्रफल है yz दिशा में, यानी A.dA अगर मैं देखूं तो उसका मान cos 0 होगा, क्योंकि पृष्ठ की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। इसलिए A.DA यानी cos कंपोनेंट 0 होने से ये ADA ही मुझे मिलेगा। तो ADA यानी A और DA का मैं गुणनफल करती हूँ, तो यहाँ पर प्रवेशी फ्लक्स जो BEFG पृष्ठ से हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास AX माइनस डेल एक्स dx/2 इंटू dy/dz। यहाँ पर पृष्ठ का मान कितना है, dy/dz के बराबर है। और इसके सामने वाले पृष्ठ से यानी CDHI पृष्ठ से अगर मैं देखूँ तो निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वही सिमिलरली AX dA के बराबर होगा। यानी AX यानी जो भी घटक का मान है सदिश का वो, और पृष्ठ क्षेत्रफल से हम गुणा करेंगे तो ये मान मुझे मिलेगा AX प्लस डेल एक्स dx dx/2 dy/dz के बराबर। तो एक पृष्ठ से प्रवेश कर रहा है फ्लक्स, दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो रहा है। तब हम यहाँ x दिशा में इस घनाभ से कुल निर्गत फ्लक्स का मान अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा फाई x माइनस फाई माइनस एक्स। तो इन दोनों जो हमने कंपोनेंट्स निकाले हैं उन कंपोनेंट्स को जब मैं परस्पर, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है इसलिए घटाते हैं, तो ax वाली टर्म तो कट जाती है और दूसरी टर्म y2 वाली टर्म जुड़ के 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये मान मुझे मिलेगा डेल एक्स dx dy/dz। और dx dy/dz है घनाभ का आयतन, इसलिए x दिशा में घनाभ से कुल निर्गत फ्लक्स मुझे मिल जाता है डेल एक्स डी टॉ के बराबर। इसी प्रकार से जब मैं काम करूँगी y दिशा में, तो y दिशा में जब मैं काम करूँगी तो कॉरस्पॉन्डिंग हम समझ सकते हैं कि एक पृष्ठ तक जाने में मुझे दूरी तय करनी पड़ेगी y दिशा में माइनस की dy/2, और परिवर्तन था सदिश का डेल ay dy। इसलिए सदिशों के मान हो जाएंगे दोनों पृष्ठों पर, एक पर मान हो जाएगा ay माइनस डेल ay dy/2 और दूसरे पृष्ठ पर मान हो जाएगा ay प्लस डेल ay dy/2। यानी जो परिवर्तन हमने पहले x के साथ देखे हैं वो परिवर्तन अब किसके साथ देखने को मिलेंगे, y के साथ। तो y दिशा में जो कुल निर्गत फ्लक्स आएगा जब हम इन दोनों सदिशों को, y दिशा में जो हमें सदिश पृष्ठों पर मिले हैं उसको हम सदिश पृष्ठ क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा उस स्थिति में, क्योंकि y दिशा में पृष्ठ होगा आपके पास dy, क्योंकि यहाँ परिवर्तन जो है वो dy/2 में यहाँ dy के साथ है और पृष्ठ का मान है dx dy। तो यहाँ से आपके पास जो y दिशा में फ्लक्स में परिवर्तन मिलेगा वो मुझे मिलेगा डेल ay dy डी टॉ के बराबर। इसी तरह z दिशा में हम देखेंगे तो सेंटर से चल के जब मैं इस पृष्ठों तक आऊँगी, z दिशा में चलकर इनके कॉरस्पॉन्डिंग पृष्ठों तक आऊँगी तो मुझे एक पृष्ठ पर आने के लिए प्लस की dz/2 दूरी तय करनी पड़ेगी और दूसरे में मुझे माइनस की dz/2 दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ से पुनः मेरे पास जो फ्लक्स का मान आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास डेल z डी टॉ के बराबर। तो अब हम तीनों
इस घनाभ से कुल निर्गत फ्लक्स मुझे निकालना है, इसलिए तीनों दिशाओं के जो निर्गत फ्लक्स है उसको मैं जोड़ देती हूँ। और जोड़ने पर मुझे क्या मिल जाएगा, डेल ए एक्स प्लस डेल ए वाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड डी टॉ। यानी कि पहले परिवर्तन एक्स कंपोनेंट का एक्स दिशा में, फिर वाई कंपोनेंट का परिवर्तन वाई दिशा में, फिर सदिश के जेड कंपोनेंट का परिवर्तन जेड दिशा में, और इसको किससे गुणा किया गया है, इस पूरे घनाभ के आयतन से। अब हम डाइवर्जेंस की डेफिनेशन लगाते हैं, और डाइवर्जेंस की डेफिनेशन कहती है कि कुल निर्गत फ्लक्स प्रति एकांक आयतन, जबकि आयतन क्या हो, अल्पांश हो, और आयतन हमने ये शुरू से ही अल्पांश मान के चले हैं, इसलिए जो मुझे फ्लक्स मिला है उसको मैं आयतन से डिवाइड कर देती हूँ, तो मुझे डाइवर्जेंस का मान मिल जाता है। और डाइवर्जेंस का मान हो जाएगा डेल ए एक्स प्लस डेल ए वाई प्लस डेल ए जेड, यानी सदिश के एक्स कंपोनेंट का एक्स दिशा में परिवर्तन प्लस सदिश के वाई कंपोनेंट का वाई दिशा में परिवर्तन प्लस सदिश के जेड कंपोनेंट का जेड दिशा में परिवर्तन। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगी तो मुझे किसका मान मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ सदिश, जो भी वेक्टर है डाइवर्जेंस उसका मुझे मिल जाएगा। और इसको अगर हम देखें तो हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, और इन दो कंपोनेंट्स में जब मैं इसको तोड़ती हूँ तो ये हो जाएगा आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट इसका किसके साथ, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड के साथ। और ये जो फर्स्ट टर्म है आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, मैं जानती हूँ ये नेबला ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर है। और आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप जो ए जेड है वो वेक्टर ए है, इसलिए ये बन गया डेल डॉट ए, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस का मान दे रहा है, जिसका कार्टेशियन कंपोनेंट्स में भी हमने मान निकाल लिया है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये हमने डाइवर्जेंस जो निकाला है वो सदिश राशि का निकालना है, लेकिन डाइवर्जेंस निकालने के बाद जो मुझे राशि मिल रही है वो अदिश राशि हो जाती है, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है, तो परिणाम स्वरूप अदिश राशि मुझे मिलती है। अब इसी डाइवर्जेंस की डेफिनेशन पर आधारित है गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। और गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ पर किसी सदिश का पृष्ठ समाकल उस सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकल के बराबर होता है, जहाँ यह आयतन उसी बंद पृष्ठों द्वारा घेरा गया है। तो यानी अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये गाउस का डाइवर्जेंस जो प्रमेय है वो गाउस जो हमने सदिश क्षेत्रों के लिए डाइवर्जेंस की डेफिनेशन दी है उसी से निकल के आई है कि ये पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में बदलेगी और आयतन समाकल को पृष्ठ समाकल में बदलेगी। इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग ये है। तो इस डाइवर्जेंस की प्रमेय को हम बहुत जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपने फार्मूले डेरिवेशंस के लिए, मैक्सवेल समीकरणों में इसको उनके अवकलन रूप निकालने के लिए बहुत आयत से यूज़ करते हैं। और इसका काम क्या है, इसकी महत्ता क्या है कि ये सदिश के पृष्ठ समाकल को उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकल में बदलती है और डाइवर्जेंस के आयतन समाकल को पृष्ठ समाकल में बदलती है। तो ओवरऑल हम पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में और आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकल में सदिश के बदल सकते हैं इस प्रमेय को प्रयोग करते हुए। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं, प्रूफ देते हैं इसका कि क्या माना हमने कि हमारे पास एक बड़ा सा आयतन है जो कि बंद पृष्ठ एस से घिरा हुआ है। अब हम इन्हें क्या किया, इस आयतन को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दिया। तो जब ये आयतन अल्पांश को हम छोटे छोटों में बांटेंगे तो स्वाभाविक है उनके पृष्ठ भी जिसके द्वारा वो घेरे गए होंगे आयतन अल्पांश, वो पृष्ठ भी कैसे होंगे, पृष्ठ अल्पांश होंगे, अल्प पृष्ठ होंगे। तो इस आयतन को हमने इस जो बड़ा आयतन मैंने लिया था उसको छोटे छोटे हमने n आयतन अल्पांशों में बांटा, यानी τ1 τ2 τn में हमने बांट दिया। तो जो पृष्ठ भी होंगे वो इनके S1 S2 क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे, यानी DA1 DA2 DAN मैं इनको लिख सकती हूँ। तो जो कुल फ्लक्स इस आयतन में से निकलेगा तो वो क्या होगा, इन सब पृष्ठों से निकलने वाले कुल फ्लक्स को जोड़ने के बाद मुझे मिलेगा। तो यानी कि फाई जो है इंटीग्रल A डॉट DA का मान अगर मैं देखूँ तो उसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रल S1 पृष्ठ पे A डॉट D1, इंटीग्रल दूसरे पृष्ठ पे A डॉट D2, इंटीग्रल तीसरे पृष्ठ पे डॉट T3। और इन सब जो छोटे मैंने अल्पांशों में बांट के इन सब का समाकलन करके यानी जो फ्लक्स निकाला आयतन छोटे छोटे अल्पांशों पर, उन सब के फ्लक्स को निकाल के इन सब छोटे छोटे अल्पांशों के फ्लक्स को जोड़ा तो मुझे कुल फ्लक्स मिल जाएगा, यानी समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन ओवर SI A डॉट DI। तो जो बड़े आयतन को मैंने छोटे छोटे आयतन में बांटा और उस हर आयतन अल्पांश में से के पृष्ठों में से निकलने वाला फ्लक्स निकाला और उन सबको मैंने जोड़ दिया।
अब हम यहाँ एक ट्रिक करते हैं मैथमेटिकल, और वो क्या ट्रिक करते हैं कि हम ऊपर नीचे इस समीकरण को मैं क्या करती हूँ, आयतन से गुणा भी कर देती हूँ और आयतन से भाग भी दे देती हूँ, यानी इनके सापेक्षिक जो भी आयतन थे, जैसे τ1 से निकलने वाला जो आपके पास जो τ1 मैंने आयतन अल्पांश लिया था, उससे निकलने वाला जो आपके पास फ्लक्स था वो A.dA1 था, तो उसको मैंने τ1 से डिवाइड किया। दूसरा मेरे पास था आपके पास A.dA2, तो उसको मैंने किससे डिवाइड किया, τ2 से। तो इन सबको पुनः करके जोड़ के मैंने दर्शा दिया, तो मेरे पास टोटल जो इंटीग्रल मिल जाता है पृष्ठ समाकल A.dA पूरे आयतन के लिए जिसका पृष्ठ S है, उसके लिए मुझे क्या मिल जाता है, फ्लक्स का मान समेशन n i इज इक्वल टू n टू n, i इज इक्वल टू 1 to n tau i SI A.dI डिवाइडेड बाय tau i, यानी tau i से समीकरण को मैंने गुणा भी किया है और भाग भी किया है। और अगर ये मैंने मान लिया कि ये आयतन अल्पांश जो मैंने बनाए हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत सूक्ष्म हो जाएं, यानी n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए, तब उस स्थिति में प्रत्येक अल्पांश का जो आयतन है वो 0 की ओर अग्रसर होगा। और उस स्थिति में जब ये 0 की ओर अग्रसर होगा तो 1/τi इंटीग्रल SI A.dI का मान जो मुझे मिलेगा वो डाइवर्जेंस A के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है हमने दी है कि जब आयतन बहुत सूक्ष्म होता है तो प्रत्येक आयतन अल्पांश से निकलने वाला जो आपके पास फ्लक्स है उसका मान प्रत्येक अंक आयतन डाइवर्जेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन SI A.dI अपॉन TI को हम क्या किससे रिप्लेस कर देते हैं, और समीशन को किससे बदल देते हैं, इंटीग्रेशन से बदल देते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाता है कि जो कुल पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स है A.dA का मान क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ A d tau के बराबर हो जाएगा। और ये प्रमेय क्या है, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय है। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें, हमने कुछ भी नहीं किया है, बहुत आसानी से किया है गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय का सत्यापन, कि हमने क्या किया, एक बड़े आयतन में छोटे छोटे आयतन अल्पांशों की कल्पना की, उन्हें छोटे छोटे पृष्ठ क्षेत्रों से घिरा हुआ माना, हर पृष्ठ क्षेत्र से निकलने वाला फ्लक्स माना, उनको जोड़ दिया, उनके आयतन अल्पांशों से गुणा भी कर दिया, भाग भी कर दिया। जो भाग किया हमने वो फ्लक्स का जो हमने भाग किया उसके आयतन में वो डाइवर्जेंस बन गया। और चूँकि आयतन अल्पांश बहुत छोटे थे, इसलिए समाकलन समेशन को हमने यानी योगफल को हमने इंटीग्रल में समाकलन में बदल दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम आ गई। तो ये गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कर रही है कि किसी भी सदिश के पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में और आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में बदल रही है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है कि एक सदिश मुझे दिया गया है और उस सदिश R के लिए मुझे सिद्ध करना है कि डाइवर्जेंस R अपॉन R क्यूब, यानी सदिश R डिवाइडेड बाय उसके परिमाण का जो क्यूब है वो क्या होना चाहिए, उसका डाइवर्जेंस का मान क्या आना चाहिए, 0। तो अब हम इसको देखते हैं। तो डाइवर्जेंस R अपॉन R क्यूब जब हम लिखते हैं तो डाइवर्जेंस यानी नेबला ऑपरेटर है ये, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे R अपॉन R क्यूब के साथ। तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है कि आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड का डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं। और डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं किसके साथ, वेक्टर R अपॉन R क्यूब के साथ। वेक्टर R का मतलब आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड अपॉन R क्यूब है ही। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई डॉट आई 1 होता है, हमें मालूम है। जे डॉट जे वाली टर्म 1 आती है और के डॉट के वाली टर्म 1 आती है। तो आई डॉट आई वाली टर्म से मुझे मिल जाएगा डेल डेल एक्स एक्स अपॉन आर क्यूब। जे डॉट जे वाली टर्म से मिलेगा डेल डेल वाई वाई अपॉन आर क्यूब। और के डॉट के वाली टर्म से मुझे मिलेगा डेल डेल जेड ऑफ जेड अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं और डेल डेल एक्स एक्स अपॉन आर क्यूब का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले ही मैं आर क्यूब को 1 अपॉन आर क्यूब एज इट इज़ रखती हूँ, डिफरेंशियल करती हूँ एक्स का। तो टर्म मुझे मिल जाती है 1 अपॉन आर क्यूब डेल डेल एक्स ऑफ डेल एक्स। अब दूसरी बार हम क्या करते हैं कि आर क्यूब का डिफरेंशियल करते हैं, एक्स को एज इट इज़ रखते हैं। तो टर्म मुझे मिल जाती है प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन R4 डेल आर डेल एक्स, क्योंकि आर की पावर -3 का अब आप करेंगे तो एन एक्स की पावर -n1 से आपको मिल जाएगा -3 अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगी। और फिर आप डिफरेंशियल करेंगे आर के एक्स के साथ, तो डेल एक्स आपको मिल जाएगा। अब डेल आर डेल एक्स का मान निकालने के लिए हमें मालूम है कि आर स्क्वायर का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि आर डॉट आर करके हम मान निकालते हैं। तो यहाँ पर अब आप इसको डिफरेंशियल करेंगे तो 2r डेल एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा 2x के, यानी डेल आर डेल एक्स का मान क्या आ जाएगा, x बाई आर के।
तो आपको डेल आर डेल एक्स मालूम है, तो यहाँ से डेल डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर क्यूब का कुल मान आपके पास आ जाता है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये मान आपके पास आता है 1 अपॉन आर क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन आर क्यूब आर फोर इंटू एक्स बाई आर को सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 3x² अपॉन आर फाइव आपको मान मिल जाता है। इसी प्रकार आप डेल डेल वाई ऑफ करेंगे, डेल डेल वाई का मान निकालेंगे, डेल डेल वाई ऑफ वाई का मान निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल डेल वाई ऑफ आर क्यूब निकालेंगे, डेल डेल वाई ऑफ वाई अपॉन आर क्यूब निकालेंगे तो 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 3y² अपॉन आर फाइव। इसी तरह डेल डेल जेड ऑफ जेड अपॉन आर क्यूब निकालेंगे तो 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 3z² अपॉन आर फाइव। यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ थोड़ा गलती से लिखने में आया है कि डेल डेल एक्स दोनों तरफ नहीं होगा, एक तरफ डेल डेल वाई होगा और दूसरी तरफ डेल डेल जेड होगा, इसे हम ध्यान रखेंगे। अब हम तीनों को जोड़ देते हैं तो मिल जाता है मुझे 3 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर फाइव x² प्लस y² प्लस z², यानी ओवरऑल 3 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर क्यूब, यानी मान मिल जाता है मुझे 0। धन्यवाद।